हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने पिलर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा पिलर सेकंड स्टार्ट होगा। जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वाले पिलर में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार इंडेक्स फिर से डिस्कस करेंगे और चीज़ों को और ईजी करके समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में जो चीज़ें हमको देखनी है वो सब चीज़ें हम डिस्कस। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके। एक बात और इन्फॉर्म कर दूं आपको कि इस टाइम अनअकैडमी पे अभिषेक सर करंट ओरिएंटेड क्लासेस ले रहे हैं हिस्ट्री की। जो आपके यूपीएससी 2020 का जो 2022 का जो पीटी हो रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप जाइए, पहले स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है तो फुल क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो एडिशनल जो भी हेल्प और डिस्काउंट होगा वो अभी हम लोग आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे यहाँ से। चलिए, तो देखिए हमारा पिलर, ये वाला पिलर कंप्लीट हो गया आज की डेट में, ठीक है। पिलर फर्स्ट कंप्लीट है। अब हम लोग सेकंड पे मूव करने जा रहे हैं। पिलर सेकंड पे मूव करेंगे और पिलर सेकंड में ये बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमको डिस्कस करना है। जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पिलर सेकंड से 9 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, ठीक है। इन्वायरमेंट में टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर मिला के, जिसमें से 9 क्वेश्चन आप बायोडाइवर्सिटी वाले पोर्शन से निकल के आया था। इसलिए बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं, कुछ करंट ओरिएंटेड चीज़ें भी हैं, तो उन सब को हम लोगों को समझना है यहाँ से। थियरी पोर्शन में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें हैं जिसको हम लोग सुपरफिशियल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको मैं रिवाइज़ भी करवाऊँगा। जैसे कि हम लोग बायोम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, ये सब। तो बायोम वगैरह के बारे में ये तो मेनली किसका टॉपिक है? मेनली तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। मेनली टुंड्रा बायोम वगैरह किसका टॉपिक है? मेनली तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो है बायोम को लेके भी। तो शुरू हम लोग यहीं से करेंगे, बायोम्स वगैरह के बारे में सीखेंगे। तो एक बारी इंडेक्स आप देख लीजिए कि इंडेक्स में हमारा क्या-क्या है जो हमको पढ़ना है सेकंड प्लेयर। तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, जस्ट अ सेकंड। नेचुरल इकोसिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम, फिर इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर समझने की कोशिश करेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन की क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की क्या बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की क्या बातचीत चल रही है उसको समझेंगे। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी गाड़ी पिलर नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट पे है, ये वाला। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। सफ़ेद पेपर लेने दीजिए तो मैं बताता हूँ। नेचुरल इकोसिस्टम इसी पे लिख लेते हैं ना। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में हमको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम या बायोम्स जिनको बोलता है, ठीक है। या बायोम्स इधर लिख लीजिए, ठीक। बायोम्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, टेम्परेट डिसिडियस बायोम, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। समझिए ये सब लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्रास लैंड बायोम, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ने वाले हैं आपका टेम्परेट डेसिडियस, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसी डेसिडियस, ठीक है। DECI DUOUS डेसिडियस बायोम।
फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सवाना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सवाना बायोम के बारे में पढ़ेंगे, या इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल वेट, या ट्रॉपिकल वेट बायोम के नाम से भी इनको जाना जाता है, सवाना बायोम को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेजर्ट बायोम के बारे में, डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो ये सारे टॉपिक हमको पिलर नंबर फर्स्ट के, चैप्टर नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करना है। अब सेकंड पार्ट आता है इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्यू है, ठीक है, इक्वेटिक, ठीक, इक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें क्या पढ़ेंगे, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में समझने की कोशिश करें, और फैक्टर्स जो लिमिट करते हैं प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे सेकंड वाले में। उसके अलावा इकोसिस्टम सर्विस एंड गुड्स, इसको बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुछ एक टॉपिक है, जैसे कि आपका इकोसिस्टम वैल्यूएशन वगैरह को समझने की कोशिश करेंगे, इकोसिस्टम वैल्यूएशन, हम लिख देता हूँ ना, इकोसिस्टम वैल्यूएशन के बारे में समझेंगे। उसके अलावा इकोसिस्टम सर्विस्ड बाय सी ग्रासेस, ठीक है, और सीवीड्स, ये टॉपिक इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले पोर्शन, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम। फिर जब वेटलैंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वेटलैंड के बारे में तब मैं उसका इंडेक्स सब इंडेक्स बताऊंगा। अभी बस इतना ही, हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम का डिफिनेशन तो मैंने आपको बताया था, जब इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन करते हैं डे टू डे का, उसको बोलते हैं कि ये इकोसिस्टम हो गया। अब नेचुरल इकोसिस्टम भी यही चीज है, प्लांट एनिमल अपना डे टू डे का क्या करें, अपना फंक्शन करें, फंक्शनल यूनिट जहाँ पे जाके अपना फंक्शन करें, प्रकृति की वो जगह जहाँ पर प्लांट एनिमल या ऑर्गेनिज्म कह लो, ऑर्गेनिज्म कर लो, जहाँ पर क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो प्रकृति का वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जाके अपना कार्यात्मक एक्टिविटी करते हैं, या प्रकृति का कार्यात्मक इकाई जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जाके अपने दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं, उसको बोला जाता है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, समझ गए, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ओके, अब देखो यही चीज़ मैंने आपको, जैसे कि इस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जेठालाल, जेठालाल का जो फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या होगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जाके अपना ये डे टू डे का फंक्शन करते हैं। उसी प्रकार हैबिटेट पूछूं कि जेठालाल हैबिटेट क्या है, तो बताएगा एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो जानवर जीव रहता है, वो उसका, जैसे चिड़िया का घोंसला जेठालाल का गोकुलधाम सोसाइटी, जैसे चिड़िया का घोंसला गोकुलधाम सोसाइटी किसके लिए, जेठालाल के लिए। तो हैबिटेट एड्रेस हो गया, पता हो गया, इकोसिस्टम क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, उसको बोल देते हैं हम इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम यही चीज है, प्लांट एंड एनिमल
which functions as a unit and capable of maintaining its identity। वो जगह जहां पर प्लांट और एनिमल अपना फंक्शन करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई मैं जेठालाल हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा ये फंक्शन है, ये काम है, अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये क्रियाकलाप रुक जाएगी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाएगा। मैं हाथी हूँ, ठीक है, मैं हाथी हूँ और अगर मैं नहीं रहूँगा तो जो बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि चीता वगैरह जो भी हैं, ये लोग तेज भागते हैं, तो ये लोग मर जाएंगे अगर मैं पेड़ उखाड़ूंगा नहीं, तो मेरा एक फंक्शन है। इसी प्रकार गिद्ध कहेगा कि भैया मुझे मत मारो, अगर मार दोगे तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस रुक जाएगा और एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। तो ये कहता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं ये फंक्शन करता हूं और मेरी आइडेंटिटी है कि मैं गिद्ध हूं और मेरा काम ये है। तो अपना आइडेंटिटी, अपना काम, अपना वजूद मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम में। हर ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ काम है, बिना काम के जो बेकार है। अब इंसान ही होते हैं जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं कि भैया अब हम तो कहा कुछ ना करेंगे, हम कमा लिए, हो गया, हमारा तो कोई रोल नहीं है, हमारी तो इज्जत नहीं है, बहुत सारा चीज़ होता है। इंसान सोचते हैं, बाकी हर ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल में हर एक एनिमल अपना कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा होता है। छोटा सा बैक्टीरिया भी कुछ फंक्शन कर रहा होता है, बिना काम के यहाँ बेकाम हैं। ये बात बहुत नेचुरली फिट बैठती है। आप ये स्पिरिचुअल और इन सब चीज़ों में जाके अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये ऐसे इन्वायरमेंट पढ़ते पढ़ते देखें कि हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ काम है। चींटी का भी काम है, चूहे का भी काम है, खरगोश का भी काम है, ठीक है, हर एक का काम है। बिना काम के कोई है ही नहीं यहाँ पे, जो बिना काम के वो ख़त्म हो गया। इसलिए कोशिश कीजिए कि काम लायक ही रहिए, बिना काम के मत रहिए। अब देखिए प्राकृतिक तौर पे नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही क्या कहते हैं, बायोम्स, ठीक है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या बायोम्स के। टेरेस्ट्रियल is the part of biosphere divided into innumerous region called biomes। देखिए जो ये स्थलीय इकोसिस्टम है उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है, तकरीबन 9 और प्लस 2। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, 9 जनरली दिखाई देता है, 9 बायोम्स आपको। और 2 बायोम एक जैसे नहीं होते हैं, 2 बायोम्स एक जैसे नहीं होते, ये दोनों अलग होते हैं। जैसे तो तकरीबन टोटल 9 बायोम है। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर मैं बांटूं, बायोम का मतलब क्या हो गया, ये कोई छोटा सा क्षेत्र जहां पर सेम अमाउंट में बारिश हो रही होगी, वर्षा सेम होगी, टेम्परेचर भी लगभग एक जैसा होगा, तो उसके चलते एनिमल, वही एनिमल पाए जाएंगे जो इस वर्षा और टेम्परेचर को सह सकते हो, और वही प्लांट पाए जाएंगे जो इस वर्षा और टेम्परेचर को सह सकते हैं। तो प्लांट और एनिमल सेम वर्षा और टेम्परेचर को सह पाने वाले होंगे, तो उनके चलते एक सिंगल क्षेत्र बन जाएगा, जोन बन जाएगा, उसी को बोल देंगे कि बायोम। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है और वर्षा 200 सेंटीमीटर हो रही है, अगर इतना कोई सह पाने वाले जो जीव होंगे इस रीजन में पाए जाएंगे। और बहुत सारे फैक्टर हैं, मेजरली 2 फैक्टरों को ही काउंट किया जाता है हालांकि, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे कोई कह दे कि बायोम की बाउंड्री कैसे आप डिटरमाइन करोगे, हम कहेंगे कि भैया क्लाइमेट जहाँ का बराबर होगा, जैसे 25 डिग्री और 200 सेंटीमीटर, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक सेम बायोम पाया जाएगा। जैसे बदलेगा, ये 200 के बजाय 100 हुआ, तो जैसे 25 के बजाय 14 हुआ, वैसे दूसरा बायोम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लाइमेट डिटरमाइन करता है बाउंड्री ऑफ अ बायोम, ठीक है। चल अब पढ़ते हैं आगे। देखो द मेन बायोम्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने बायोम्स हैं, कोई 10 में बांटता है, कोई 11 में बांटता है, कोई 9 में बांटता है। मेजरली 9 में देखते हैं। देखो इस इमेज के हिसाब से आपको 10 मिलेगा। दुनिया में कोई बायोम एक सीधी लाइन में नहीं है कि एक सीधा लाइन खींच दिए तो इतना से इतना, ऐसे ऐसे। जब नॉर्मल इमेज बनाते हैं तो कैसे बनता है, ऐसा सीधा सीधा लाइन खींच देते हैं ऐसे ऐसे करके, और कह देते हैं कि ये क्लासेस में ऐसे तो पढ़ाया जाता है।
ये आपका इतना बता दिए, टैगा, टुंड्रा, ये सवाना, डेजर्ट, टेम्परेट, ऐसे ऐसे करके बदलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार से इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इक्वेटर के ऊपर नीचे, इक्वेटर के ऊपर नीचे तकरीबन तकरीबन 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री तक ऊपर नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ आपको दिखाई देगा क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम आपको दिखाई देगा कहाँ पर? इक्वेटर के आसपास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई दिया। फिर इधर आप देखोगे कि कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ठीक है। क्या भारत में कोई आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? नहीं, भारत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं आता है, टेम्परेट में आता है, या डेसिडियस या मिक्स फॉरेस्ट में आता है। टेम्परेट में नहीं आता, सॉरी, डेसिडियस या मिक्स फॉरेस्ट में आता है, टेम्परेट तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रीजन है श्रीलंका वाला, श्रीलंका भी आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में, ठीक। अब अलग अलग कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कंट्री आएगा, कौन सा कंट्री नहीं आएगा, ये सब अलग बात है। फिलहाल के लिए इतना समझो। मिक्स, अब आते हैं मिक्स एंड डिसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ देखो हल्का ग्रीन वाला जो रीजन है, डार्क ग्रीन वाला जो रीजन है, ये आपका मिक्स फॉरेस्ट के रीजन में, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। स्टेपी की बात कर लो, ये अभी सबकी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या विशेषताएं हैं किसमें, बस अभी फिलहाल समझ लीजिए हैं। स्टेपी एक ग्रासलैंड एक तरीके, तो यहाँ पर देखोगे आप मंगोलिया और चाइना के कुछ रीजन में, ठीक है, यूरोप के कुछ पार्ट में, फिर यहाँ पे देखोगे आप अमेरिका में। अब आओ टुंड्रा पे। टुंड्रा रीजन आपको कहाँ दिखाई देगा? ये देखो, आइस वाला रीजन, यहाँ पे आइस वाला रीजन, फिर आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको कहीं दिखाई देगा, सेम कलर में लगभग मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक। अब आप आओ डेजर्ट में, यहाँ सहारा डेजर्ट आप देख लो, रूबल खाली, थार डेजर्ट, ठीक है, उलान बटोर इधर चाइना वाला, ठीक है, ये सब तो ये डेजर्ट में आ जाएगा। मोहबे सब अमेरिका में आया जाएगा, सोनरन डेजर्ट है। फिर आओ माउंटेन अल्पाइन टुंड्रा माउंटेन फॉरेस्ट रीजन में, तो माउंटेन फॉरेस्ट रीजन कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा, ऐसे यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक। आइस वाला रीजन आप देखो, आइस या पोलर डेजर्ट, इसको बायोम में नहीं बांटते हैं, हालांकि इसीलिए 9 के बजाय 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, टैगा रीजन आप देखो तो टैगा ये ब्लैक रीजन में आ जाएगा, टैगा वाला ब्लैक में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर टैगा रीजन आपको दिखाई दे। सवाना देखो आप, सवाना भारत में, सवाना देखो यहाँ पे, ये सब पूरा सवाना रीजन ही। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में लगभग लगभग सारे प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। एक पिद्दी सा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सब प्रकार के बायोम पाए, एक ही लैंड फॉर्म में कई सारे बायोम पाए जा सकते हैं, ये भी है। बट ये है कि टेम्परेचर और मेजरली प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा, ये दो चीज़ें, वर्षा एंड क्या चीज़, आपका टेम्परेचर, ये दो चीज़ें अगर सेम है तो एक बायोम बन जाएगा, अलग हुआ तो दूसरा बायोम बन जाएगा। यही कहानी है बायोम्स की इतनी सी ही कहानी है। अब अलग अलग बायोम की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक और देख लीजिए कि किस किस एक वो, अब एक और नया टर्म आ जाएगा, बोरेल फॉरेस्ट। अब ये क्या फॉरेस्ट है भाई, इसका क्यों ये बोरेल नाम से, आपने पहले वाले इमेज में तो नाम ही नहीं देखा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिखाई देगा आपको, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, ग्रास लैंड, टुंड्रा, फ्रेश वाटर, मैरीन, ये अलग अलग जो है आपके बायोम्स आपको दिखाई देंगे, जो आप जिसको हमको बहुत डिटेल से पढ़ना है। चलो आप देखो, ये अलग अलग वेजिटेशन और क्लाइमेट जोन के हिसाब से एक स्लाइड बनी हुई है। बायोम का नाम लिखा हुआ है, 9 बायोम्स हैं, 9 के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेट बायोम को ही बोरल फॉरेस्ट रीजन बोला जाता है। तभी आया था ना, देखो यहाँ पे इमेज में भी देख लेना, इमेज में से पता चल जाएगा। देखो बर्फ दिख रही है आपको, यहाँ पर मतलब कि ठंडा प्रदेश होगा, कोई वो नहीं, फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे, ज़्यादा पत्तियों वाले पेड़ नहीं होंगे, टेम्परेचर कम होगा, वर्षा भी कम हो रही होगी, ठीक है। ये ऐसा कोई कोई रीजन होगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अच्छा, ये स्लाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक बायोम, ठीक है? अब देखो ये एक इमेज ये भी है, आपको दिखाई देगा, ये हमेशा काम लगता रहेगा। अब देखो, कई सारे बायोम का के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपको मिलेगा 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और ये टेम्परेचर के अलावा अगर वर्षा की बात करूँ तो वर्षा 150 डिग्री से आपका 450 सेंटीमीटर, आपकी जो डिग्री बोल रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर से अगर 450 सेंटीमीटर की भी वर्षा होती है और टेम्परेचर 20 से 25 रहता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन में वो कैटेगराइज किया जाता है। अगर ग्रासलैंड की बात करूँ तो ग्रासलैंड आपको 22 डिग्री से आपको 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और वर्षा कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से लेके आपका 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा वाले रीजन में भी ये पाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये ओवरलैप नहीं करेगा, हो सकता है ओवरलैप भी कर रहा हो, ठीक है, ओवरलैप भी कर रहा हो। जैसे ये ओवरलैप कोनिफोरस फॉरेस्ट वाला, ठीक है, टेम्परेट वाला, बोरल फॉरेस्ट जिसको बोल रहे थे, यहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा। तो देखिए अलग अलग टेम्परेचर माइनस में रहेगा और वर्षा इतनी होगी तो वहाँ पे आर्कटिक या अल्पाइन आ जाएगा। तो ये एक इमेज है जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरलैपिंग भी हो सकती है किसी भी बायोम की। तो ये चीज़ अभी एकदम बहुत परेशान नहीं हो सकता है, बहुत लोगों को समझ में ना आ रहा हो ये सब चीज़ की क्या बता रहा है ये लड़का, बट समझिए ये धीरे धीरे करके जब हम इसको एक एक टॉपिक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए, फिर आपको इतनी समस्या नहीं होगी ये सब चीज़ें समझने में। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है यार। हो रहा हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो प्रीमियर लगा देता हूँ, जवाब देते चला जाऊँगा। क्यों बताओ, सोचो, लिखो, लिखो 30 सेकंड का टाइम लो और लिखो कि क्या समस्या आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होगी इन सब चीज़ों को समझने में। कोई बात नहीं। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टुंड्रा बायोम से। ठीक है, टुंड्रा बायोम से स्टार्ट करते हैं। टुंड्रा बायोम पढ़ते हैं, फिर हम टैगब और या बोरेल बायोम पे आ जाएँगे। तो टुंड्रा बायोम, टुंड्रा बायोम मतलब इस इमेज के हिसाब से आर्कटिक या अल्पाइन टुंड्रा बायोम, जिसमें बारिश की अगर बात करें तो वर्षा होती है आपकी 120 सेंटीमीटर से लेके तकरीबन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। याद करने वाला बात नहीं है ये सब। और टेम्परेचर अगर आप देखें तो माइनस में रहता है, -10, 0 डिग्री से लेकर -10 के आसपास रहता है आर्कटिक या टुंड्रा रीजन का टेम्परेचर। ठीक है, और दिखाता हूँ। अब इसमें देखो टुंड्रा रीजन की क्या विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं पहले पढ़ लेते हैं। जैसे टुंड्रा या पोलर रीजन है ना, पोलर रीजन, इसी के बाद बहुत छोटे-छोटे प्लांट होंगे यहाँ पे, ठीक है? टेम्परेचर की बात तक कर ली हमने, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे, अब टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि एनर्जी लूज़ कम हो, इसलिए यहाँ पर जो टुंड्रा रीजन में लोग रहते हैं, उनकी हाइट क्या होती है? हाइट कम होती है, कान छोटे-छोटे होते हैं, शरीर पे बाल बहुत होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका हीट लूज़ कम हो, हीट लॉस कम हो। हीट लॉस कम होगा जब उनके चीज़ें छोटी होएँगी, कान-वान छोटे होएँगे, ठीक है? तो हीट लॉस कम होगा। अब देखो टुंड्रा रीजन में ये आप देख रहे हो कि पोलर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है? समर कूल समर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चलती हैं, ठीक है? और बहुत कोल्ड विंटर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सब कुछ ठंडा-ठंडा है, ठीक है? ठंडा-ठंडा, कूल-कूल वाली कहानी है पोलर रीजन की, टुंड्रा रीजन की। अब यहाँ पर वेजिटेशन क्या पाए जाएँगे? ट्री ट्री विदाउट ट्री रहते हैं यहाँ पे, पेड़-ओड़ नहीं होता है, ठीक है? पेड़ नहीं होता है और जो है ये काफ़ी ऊँचाई पर पाए जाते हैं और फ्रोज़न सॉइल होती है,
परमाफ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट, यहाँ पे लाइकेंस वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मॉस वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता होती है टुंड्रा रीजन की। अब देखो, एक तो देखो टुंड्रा रीजन जो बायोम है, 2 प्रकार के टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं। टुंड्रा बायोम 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक, एक अल्पाइन। टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक होता है और एक अल्पाइन होता है। अल्पाइन टुंड्रा हमेशा हाई माउंटेन्स पे होता है। अल्पाइन टुंड्रा हमेशा हाई माउंटेन पर, मैं 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है, याद हो जाए, यहीं से जाओ, याद करके जाओ, दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो टुंड्रा जो बायोम होता है, अल्पाइन टुंड्रा जो बायोम होता है, ये हाई माउंटेन्स पे होता है। ट्री लाइन बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे होती है, जैसे हिमालय, अल्प्स, एंडीज पर्वत पर आपको अल्पाइन टुंड्रा बायोम दिखाई दे। कोई पेड़ नहीं होता है, परमाफ्रॉस्ट से ढका होता है ग्राउंड, ठीक है। तकरीबन साल 2 साल तक ये लगातार ऐसे एकदम ढका रहता है, बिल्कुल नहीं खिसक सकता। बर्फ़ की चादरें होती हैं, ठीक है, यहाँ के मिट्टियों पे। तो मिट्टी पर बर्फ़ की चादर होगी तो प्लांट ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। क्या तब बताओ, अगर प्लांट ग्रो नहीं करेगा या मिट्टी की पर जो है इस प्रकार के परमाफ्रॉस्ट या बर्फ़ की चादरें रहेंगी, तो आप बताओ क्या रेप्टाइल्स होंगे, क्या रेंग कर चलने वाले जीव जंतु होंगे, क्या एम्फीबियंस होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट अब्सेंट होंगे, क्योंकि जब चल नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे वो। रेप्टाइल से घिसड़ के ही तो चलेगा, ठीक है, तो चल नहीं पाएगा तो मर जाएगा। एक चीज़ और बताएं कि यहाँ के जीव जंतुओं का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अभी बहुत लंबा समय तक जिंदा रहते हैं। जैसे कि आर्कटिक विलो, इसकी जो लाइफ स्पैन है 150 से 300 साल है, ठीक है। तो इसका प्रकार आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं, टुंड्रा बायोम वाले जो जीव होते हैं वो। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब जो आता है हमारा टैगा बायोम आता है या बोरियल बायोम। क्या है इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अब इसमें हमको पोर्टजोल मिट्टी के बारे में बताना है कि पोर्टजोल मिट्टी क्या चीज़ होती है, क्योंकि जो टाइगा होता है इसमें ये जो सॉयल होता है, सॉयल के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है, तो यहाँ पोर्टजोल सॉयल पाया जाता है। कमज़ोर सॉयल होता है, इसमें बहुत अच्छा सॉयल नहीं होता है, इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है एग्रीकल्चर के लिए, और इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, न्यूट्रिशन तो बहुत ही कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है इसमें। तो ये सब चीज़ें समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्लीज़ आप लोग रेट रिव्यू करते रहिए, बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इस क्लासेस को और आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नाइस डे।